डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की आज की कक्षा में हम लोग शैक्षिक प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। कक्षा कक्ष प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लास रूम मैनेजमेंट। अब देखें, प्राचीन काल से गुरुकुलों में जमीन पर बैठ करके छात्रों को पढ़ाया जाता था। छात्र गुरु के सम्मुख बैठ करके अध्ययन करते थे, स्वयं कक्षा की साफ सफाई करते थे और गुरुजनों के बैठने का, स्थान की सफाई करने का कार्य छात्र स्वयं करते थे। और गुरुकुलों की अन्य व्यवस्थाएं, भिक्षा मांग करके अन्न लाना, यज्ञ के लिए समिधा की लकड़ियों को जुटाना, ये सारा कार्य गुरुकुलों में छात्र किया करते थे। आधुनिक समय में कक्षा प्रबंधन की व्यवस्थाएं पहले से काफी विस्तृत रूप धारण की है। समाज में व्यापक तौर पर शिक्षा का प्रसार हुआ है। आज विद्यार्थी प्राचीन समय की भांति श्रोता नहीं रह गया है। क्लासरूम में बच्चा एक्टिव हो गया है और छात्र और शिक्षक दोनों की सहभागिता की आवश्यकता कक्षा में होती है। अब नेक्स्ट है कक्षा कक्ष प्रबंधन का उद्देश्य। एम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम के मैनेजमेंट का आशय क्या है? ऑब्जेक्टिव क्लासरूम ऑफ मैनेजमेंट। वर्तमान समय में क्लासरूम का प्रबंधन का आशय है भौतिक एवं मानवीय व्यवस्थाओं के बीच में समन्वय स्थापित करना, जिससे शिक्षण अध्ययन सामग्री, टीचर लर्निंग मटेरियल का प्रयोग आसानी से किया जा सके और क्लासरूम के प्रबंधन में कक्षा से संबंधित उपकरणों की व्यवस्था करना। इसका उद्देश्य क्या? पहला कि शैक्षिक वातावरण का स्वच्छ निर्माण करना। क्लासरूम का ऐसा वातावरण हो जिससे कि बच्चा आसानी से सीख सके। जिससे में प्रथम है क्लास रूम का और विद्यालय का ड्रेस निर्धारित करना, साफ सफाई, फर्नीचरों में पर्याप्त दूरी होना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाना, तमाम तरह के नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए, जैसे बालिकाओं की शिक्षा के लिए मीना मंच का विकास करना और बाल सभा का आयोजन करना, यह सब बच्चों में लोकतांत्रिक गुणों के और सार्वजनिक रूप से मुखर होने की क्रियाओं का विकास इसके माध्यम से किया जाता है। क्लासरूम के प्रबंधन का उद्देश्य भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का प्रवेश करना है बच्चे में। कक्षा कक्ष प्रबंधन की संपूर्ण सुविधाओं को परिपूर्ण बनाना और क्लासरूम का मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य अधिगम को जो बालक सीख रहा है उसको अस्थायी रूप प्रदान करना होता है, जिससे बच्चा आसानी से जो कुछ भी सीख रहा है उसको अस्थायी तौर पर ग्रहण कर सके। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन। प्राचीन समय में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक शिक्षण प्रदान किया जाता था। धीरे धीरे शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और परीक्षाएं, परीक्षा प्रणाली, परीक्षा फल, तमाम तरह के विकास हुए और प्राप्त धन के उपयोग की चर्चा होने लगी। सर्वोत्तम प्रयोग के लिए प्रबंधन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। अब कक्षा शिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री, जैसे क्लासरूम के में पढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यक है? पहली आवश्यकता श्यामपट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड होता है। ब्लैक बोर्ड को शिक्षक का मित्र कहा जाता है। एक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से छात्र को प्रश्न दिया जाता है, बालक को गृह कार्य दिया जाता है और शुद्ध लेखन की बालक को उदाहरण मिलते हैं। चार्ट, जैसे प्रारंभिक कक्षाओं में चार्ट, वेजिटेबल के चार्ट होते हैं, सब्जियों के नाम, पक्षियों के नाम, फलों के नाम और अल्फाबेट, गिनती, पहाड़ा, ये सारे चार्ट
प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान के चार्ट होते हैं, महापुरुषों से संबंधित चार्ट होते हैं। अब मॉडल होते हैं विविध प्रकार के विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन के विषयों में, भूगोल में, मॉडलों का निर्माण और प्रदर्शन। मानचित्रों में देशों का राजनीतिक और प्राकृतिक मानचित्र, भारत का राजनीतिक मानचित्र, खनिज संसाधनों से संबंधित मानचित्र, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और विविध प्रकार के अलग अलग उद्देश्यों से निर्मित मानचित्र। राज्यों के संबंधित राज्य में, जैसे वर्तमान समय में भारत में जितने राज्य हैं उन राज्यों का, संबंधित जनपद का ये मानचित्र और मानचित्र के देखने की विधि बताना बच्चे को, क्योंकि जो बचपन में बच्चा सीख लेता है वह अधिगम अस्थायी हो जाता है। जैसे सामान्य तौर पर मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा होता है, तो इस तथ्य को बालक को बताया जा सकता है कि मानचित्र में ऊपर उत्तर होता है, यह बच्चे में अस्थायीकरण हो जाता है। रेखा चित्र तथा आकृतियां। रेखा चित्र क्या होता है? जैसे कि विविध प्रकार के फसलों के उत्पादन से संबंधित चार्ट बनाए जाते हैं गणित में, और हम लोग पढ़ रहे थे रेखा चित्र या आकृतियां। विविध प्रकार के विज्ञान के विषयों में, गणित के विषयों में, सामाजिक अध्ययन के विषयों में रेखा चित्रों का निर्माण किया जाता है, आकृतियां बनाई जाती हैं। चित्रों के माध्यम से विविध प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है और इससे बच्चों को सीखने में आसानी होती है। ग्राफ, विशेषकर के भूगोल, अर्थशास्त्र और रेखागणित के विषयों में ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान शिक्षण से संबंधित सामग्रियां, जैसे भौतिकी में, रसायन में, कृषि विज्ञान में विविध प्रकार की सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। अब कक्षा प्रबंधन की प्रक्रिया। कक्षा प्रबंधन की प्रक्रिया में वातावरण, क्लासरूम का वातावरण शैक्षिक होना चाहिए। प्रवेश करते समय बच्चे को यह फीलिंग आनी चाहिए, यह अनुभव होना चाहिए कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इससे बेहतर स्थान कोई नहीं हो सकता है। इसलिए क्लासरूम में आधुनिक उपकरण होने चाहिए, जैसे क्लासरूम में घड़ी होनी चाहिए, दिशा सूचक यंत्र होनी चाहिए, बच्चों के अध्ययन अध्यापन के लिए साफ सफाई, एक दूसरे के डेस्क बेंचों में पर्याप्त जगह होनी चाहिए। क्लासरूम का प्रॉपर साइज, उचित आकार होना चाहिए। उचित आकार, जैसे वर्तमान समय में कक्षा का आकार प्रत्येक छात्र को उचित स्थान बैठने का मिले, जिससे कि बच्चा अपने कार्य का उचित संपादन कर सके, पुस्तकों को, कापियों को निकाल सके। और कक्षा का आकार न सामान्य से बहुत अधिक होना चाहिए, न सामान्य से बहुत कम होना चाहिए। जैसे वर्तमान में ज्यादातर क्लासरूम आयताकार 20x20 के या 20x30 के बनाए जाते हैं। उचित बैठक की व्यवस्था, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट। कक्षा में छात्रों की बैठने की व्यवस्था उम्र के अनुसार फर्नीचर आदि निश्चित की जानी चाहिए। जैसे छोटे बच्चों के छोटे डेस्क बेंच होने चाहिए। बढ़ते क्रम में जैसे LKG UKG के बच्चे, प्रथम द्वितीय के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, 7वीं 8वीं के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो छोटे क्लासरूम में छोटे डेस्क बेंच और बड़े क्लासों में थोड़ा उनसे बड़ा होना चाहिए। प्रकाश की व्यवस्था उचित, कक्षा के अंतर्गत प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे छात्र आसानी से शिक्षण कार्य को कर सके, ब्लैक बोर्ड को देख सके। और कक्षा में क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होती है, यानी एक जंगले के बराबर सामने दूसरा जंगला होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुशासन, किसी भी कक्षा के और छात्र के और राष्ट्र के सफलता के लिए अनुशासन मस्ट है।
बहुत आवश्यक है। अनुशासन का अत्यधिक महत्व होता है। जब छात्र कक्षा में अनुशासित नहीं होगा तब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। अतः क्लासरूम को तब तक आदर्श क्लासरूम नहीं माना जा सकता है जहां अनुशासित माहौल न हो। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग विषय के अनुरूप अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हिंदी शिक्षण में कहानी विधि, इतिहास और भूगोल में व्याख्यात्मक कथन, व्याख्यात्मक कौशल का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से विषय के अनुरूप अधिगम सामग्रियों और अधिगम प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, विषय अनुरूप शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उचित व्यवस्था विद्यालय में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग की भी पूरी व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सके। वर्तमान युग तकनीकी का युग है। इस युग में कंप्यूटर की जानकारी में बच्चे को दक्ष होना आवश्यक है। छात्र सहभागिता, प्रारंभिक काल में जो गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली थी वह शिक्षा प्रणाली एक पक्षीय होती थी। व्याख्यानात्मक कौशल का प्रयोग किया जाता था। शिक्षक लगातार उपदेश देते रहते थे और छात्र सुनते रहते थे, आत्मसात करते थे। लेकिन वर्तमान युग उससे आगे बढ़ गया है। शिक्षा छात्र के लिए है, अतः छात्र के अनुरूप और छात्र को क्रियाशील होना चाहिए। पृष्ठपोषण, फीडबैक, कक्षा प्रबंधन में शिक्षक द्वारा फीडबैक लेते रहना छात्र से आवश्यक है कि जो कुछ बच्चे को पढ़ाया गया, सिखाया गया, उसने छात्र कितना ग्रहण किया। एक शिक्षक कितना पढ़ाता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह होता है कि छात्र कितना सीखता है। अब आते हैं लर्निंग कॉर्नर की व्यवस्था। लर्निंग का मतलब होता है पढ़ने का, कॉर्नर माने कोना। विद्यालय का वह स्थान जहां अधिगम सामग्रियां होती हैं, जहां पढ़ा जाता है। लर्निंग का अर्थ ही होता है कोना। लर्निंग का अर्थ होता है सीखना और कॉर्नर का अर्थ होता है कोना। इस प्रकार से हम देखें यह विशेष स्थान में शिक्षार्थियों की सहायता प्रदान करती है। शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर का महत्व क्या है? लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को हम प्रभावशाली बना सकते हैं और नीरस विषयों को रुचिकर बना सकते हैं और लर्निंग कॉर्नर में उत्तम शैक्षणिक व्यवस्था बनाया जा सकता है। इस प्रकार से हम देखें लर्निंग कॉर्नर में चित्र, शिक्षण के उपकरणों और शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ यह क्लियर होता है कि लर्निंग कॉर्नर का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अतः यह आवश्यक है कि सभी विषयों को रुचिपूर्ण और सरल ढंग से अध्ययन करने के लिए लर्निंग कॉर्नर का प्रयोग किया जाए, जिससे छात्र और शिक्षक दोनों ही क्रियाशील रहें। धन्यवाद।